नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे सामान्य अध्ययन यानी जीएस के प्रमुख प्रश्नों को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो सेंट्रल का एग्ज़ाम्स हो या फिर राज्य का ही क्यों ना हो। झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम्स जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसके लिए भी यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुल 30 प्रश्न बताए जाएंगे और जो टॉप ग्रेड का प्रश्न होगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न बहुत ही कम मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए सेट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टेस्ट नंबर 2 होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1875 ईस्वी में सर मोंटिमर ड्यूरंड द्वारा किया गया था। यह कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य है। ठीक है, ए, बी और डी ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये असत्य है। देखिए, इस क्वेश्चन का हम विश्लेषण करते हैं क्यों असत्य है। ड्यूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 ईस्वी में सर मोंटिमर ड्यूरंड द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, ना कि 1875 में किया था। 1800 कब किए गए थे? 1896 में किया गया था। ठीक है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC नाम सुने होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ठीक है, LAC 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के सेनाएं तैनात थी, जिसे भारत चीन सीमा का LAC माना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्यूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1875 में सर मोंटिमर ड्यूरंड द्वारा किया गया था। तो ये असत्य है। कब होगा? 1896 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, सरकारी कोष के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष की सजा सुनाई गई। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिंगित। मलेशिया का मुद्रा क्या है? रिंगित है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव 1899 से 1900 के बीच कौन? बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। अगला प्रश्न है, कुटिल लिपि उत्तर भारत में प्रचलित है। कुटिल लिपि उत्तर भारत में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पे ऑप्शन नंबर ए, 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में। कुटिल लिपि उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलित है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन है? संथाली। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है युग्मों को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सा एक? ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण का गंधार कला शैली, ये सुमेलित है। बाकी हड़प्पा सभ्यता, चित्रित, धूसर मृदभांड, ये सुमेलित नहीं है। गंधार कला शैली कुषाणों के काल से संबंधित है। इस कला का मुख्य विषय बौद्ध धर्म से है। जापान में बौद्ध कला को गंधार कला शैली ने जन्म दिया था। ठीक है,
अब बाकी तीनों ये गलत हैं, ये युग्म गलत हैं, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण का गंधार कला शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अंबेडकर एक लाइफ के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक, एक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए कूट चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? देखिए अमित शाह का क्या होगा? गृह एवं पत्रकारिता, ये सही है। अमित शाह का गृह एवं पत्रकारिता, ये सही है। उसके बाद होगा नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी इनका होगा सड़क परिवहन राजमार्ग, सड़क परिवहन राजमार्ग, बी का हो जाएगा 3। और अर्जुन मुंडा इनका हो जाएगा 4, जनजातीय कार्य मामले, और पीयूष गोयल का हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग। पर अभी ये बदल गया है दोस्तों, ये पहले का डेटा था, उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया था, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। यह विशिष्ट प्रकार का अपवाह है जिसका विकास पहले ऊपरी सेल संस्तर पर होता है और बाद में उसके निश्चित सेल संस्तर पर भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लैंगून झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार झील, ये लैंगून झील नहीं है। समुद्र तटों के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील या तालाब को लैंगून झील कहलाती है। भारत की सबसे बड़ा लैंगून झील कौन है? चिल्का झील है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? पेरियार झील, ये लैंगून झील नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? देखिए जारवा, जारवा का होगा अंडमान निकोबार, ठीक है, जनजातीय और अवस्थिति, जारवा अंडमान निकोबार। कुकी ये हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद थारू जनजाति, ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। गोंड जनजाति ये मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये भी सुमेलित करना है। सौरमंडल का लाल ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? और सौरमंडल में दूसरा स्थान का ग्रह कौन है? और सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला सौरमंडल का लाल ग्रह, ये किसको कहेंगे? मंगल, ए का 4 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति। उसके बाद सौरमंडल में दूसरे स्थान का ग्रह ये होगा शुक्र। उसका सूर्य से निकटतम का ग्रह होगा बुध। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, किसका? गोंडवाना लैंड कहते थे जिसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी की और प्रवसन पलायन का निम्न में से सर्वप्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की और प्रवसन पलायन का सर्वप्रमुख कारण गाँव में बेरोजगारी का उच्च स्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्यूट एक है, क्या है सैल्यूट 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष स्टेशन। सैल्यूट एक क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटें
की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों जो सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उसे देखा जाए तो 403 उत्तर प्रदेश का है राज्यों में से। इसके बाद किसका है? पश्चिम बंगाल का। कितना है पश्चिम बंगाल का? 294 है। 294 पश्चिम बंगाल का है। 294 है विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल का है। उसी हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस एक्ट के तहत बनाने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या है? उपबंध सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन और सेनेगल ने 30 देशों और 20 संगठनों के नेतृत्व में 7 नवंबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें कोप 27 में अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले ऐसे ही सेशन आप लोगों के सामने लाने का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो के अध्यक्ष समीर वी कामत। इसरो के अध्यक्ष समीर वी कामत नहीं है। कौन है अध्यक्ष? एम सोमनाथ हैं, जो 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। बाकी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन। वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया था तथा वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजी कोंकणी उपन्यासकार को दिया गया था। उसी हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन है, ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति होगा। ठीक है, ये सही है, बाकी असत्य हैं। सब बाकी तीनों ऑप्शन असत्य हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरत्नगढ़ किला, जो झारखंड में स्थित है। झारखंड के गुमला जिले में स्थित नवरत्नगढ़ धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में किया था। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कराया था। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने 27 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। इसे डोईसागढ़ का किला भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, आजीविका का अधिकार भारतीय संविधान का अंतर्भूत भाग है, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21।
आजीविका का अधिकार भारतीय संविधान का अंतर्भूत भाग है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1949 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। देखिए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था तथा संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ना कि 1949 को, इसीलिए ये ऑप्शन ये असत्य है। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में प्रस्तावित वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ये होगा, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। पंचवर्षीय योजना दिया है और दूसरे साइड में दिया है प्रयुक्त विकास का मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। प्रथम का होगा हेराल्ड डोमर, प्रथम हेराल्ड डोमर। उसके बाद दूसरा हो जाएगा महालनोबिस, और तीसरा हो जाएगा एस चक्रवर्ती, और चौथा हो जाएगा अशोक रुद्र। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सारे। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनामुदी नहीं है, बल्कि कौन है? दोदा बेटा है, दोदा बेटा। ये याद रखा, अनामुदी की जगह अगर दोदा बेटा होता तो ये सही होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा दादा बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारामारिबो। ठीक है, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब का सबसे छोटा संप्रभु देश है। इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का ये सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर सेशन आपके लिए मददगार हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।